आज हम बात करेंगे कि निर्माण की दृष्टि से झीलों के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले झील के प्रकार, इसके बारे में विस्तार से आज हम लोग चर्चा करेंगे कि झील के प्रकार। तो जैसे धसान घाटी झील, तो धसान घाटी में जब जल जमा होता है तो तब इस प्रकार का झील बन जाता है। जैसे अमेरिका में इस प्रकार की झील संख्या अधिक है और विक्टोरिया, रुडोल्फ, न्यासा इसके उदाहरण है। तो भारत में तिलैया बांध द्वारा धसान घाटी में कृत्रिम झील बनाया गया है। अब वही हम बात कर लेते हैं गोखुर झील। तो नदियों में जब अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है या भूमि की ढाल कम हो जाती है, तब उसके मार्ग में विसर्पण पैदा होने लगता है। तो विसर्पित जो अवस्था होती है, विसर्पित भाग कटकर मुख्य धारा से अलग हो जाती है और जिसका आकार गाय के खूर के समान होता है, इसे गौखुर या परित्यक्त झील भी कहा जाता है। तो उत्तरी बिहार में इस प्रकार का झील पाया जाता है, जैसे बेतिया का सरैयामान और बेगूसराय का कांवर झील इसके ज्वलंत उदाहरण। अब बात कर ले क्रैटर झील। यह ज्वालामुखी के क्रैटर से राख और लावा का आना बंद हो जाता है, तब क्रैटर में वर्षा का जल जमा होकर झील में परिणत हो जाता है। तो बोलिविया का टीटीकाका और टर्की का बांध झील इसके उदाहरण है। अब भारत में लोनार झील भी इसी प्रकार से निर्मित हुआ है। अब लैगून झील की बात कर लेते हैं। तो स्पीट तथा रोधिका के द्वारा समुद्र तटीय प्रदेशों में जब समुद्री जल समुद्र से अलग कर लिए जाते हैं, तो ऐसे झील लेगून झील कहलाते हैं। जैसे भारत में चिल्का तथा पुलिकत झील है, ये इसके उदाहरण है। अवरोधक झील, कभी कभी पर्वतीय प्रदेशों में भूस्खलन के कारण चट्टाने गिरकर नदियों के प्रवाह को रोक देती है, तो इससे भी झील बन जाती है। इसे अवरोधक झील कहते हैं। अब हिमानी झील, तो हिमालय क्षेत्र में हिमानी द्वारा निर्मित झीलों में नैनीताल, भीमताल, सातताल इसके उदाहरण है। अब इसी क्रम में बात कर लेते हैं भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील। तो जम्मू कश्मीर के वुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब जल विद्युत पैदा करने के लिए नदियों पर बांध लगाए जाने से भी झील बन जाता है। तो जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना के विकास से गोविंद सागर झील का निर्माण हो गया। अब लोकतक एवं बड़ियानी जैसे कई मीठे झील, मतलब पानी की झील के साथ साथ राजस्थान के लवण युक्त सांभर झील इसी प्रकार की झील है। तो मरुस्थलीय अथवा शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में झील खारे पानी के झील होते हैं, जबकि ठंडे प्रदेशों के और पर्वतीय प्रदेशों के इलाकों के झीलों का जल मीठा होता है। तो झील मानव के लिए अति उपयोगी है और ये नदियों के बहाव को सुचारू रूप बनाने में सहायक भी है। तो अत्यधिक बाढ़, वर्षा दोनों स्थिति में झील नदियों के बहाव को संतुलित रखती है। तो सूखे के दिनों में संचित झील की उपयोगिता बढ़ जाती है। झील जल विद्युत उत्पन्न में भी उपयोगी है, आसपास के जलवायु परिस्थितियों को भी सामान्य करती है
और जलीय परितंत्र से सुदृढ़ीकरण के साथ साथ प्राकृतिक छटा को सुंदर, लुभावना एवं मनोरंजक बनाने में भी झील मदद करता है। तो मानव सभ्यता की जीवन रेखा में नदियों का क्या योगदान है, जरा इसको विस्तार से समझने की कोशिश करें। तो सभ्यता की जननी के रूप में नदी घाटी क्षेत्र को प्राचीन काल से ही जाना जाता है, जिसे सिंधु घाटी में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ह्वांग हो की घाटी में चीन की तथा नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता का विकास नदियों के कारण ही हुआ है। तो जीव के विकास वृक्ष से मानव शाखा से पृथक होने के उपरांत मानव समुदाय लगातार विकसित होता गया इस धरती पर, और मानव विकास की सुलभ परिस्थितियां सभी स्थलों पर समान रूप से सुलभ नहीं रही। तो विद्वानों एवं शोधकर्ताओं ने भी इस मत को स्वीकार किया है कि प्रागैतिहासिक मानव संस्कृति की खोज का प्रथम श्रेय फ्रांस के वाउचर ऑफ पार्थेस को जाता है। इन्होंने विभिन्न प्रमाणों के अध्ययन के पश्चात पेरिस की सीन नदी को सभ्यता का उद्भव केंद्र बताया और मानव उत्पत्ति का केंद्र शिवालिक के दक्षिण हिमानी के पिघलने से निर्मित नदी घाटी को बनाया। तो मानव विकास के क्रम में लगभग सभी शीघ्र प्रतिवेदन नदी घाटी के मानव सभ्यता के उद्भव केंद्र पर विचार एकमत प्रतीत नहीं होते। तो इलाहाबाद के समीप प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। लेकिन बड़े बड़े नगरों और महानगरों का विकास भी नदी घाटी क्षेत्र में ही हुआ है। तो उद्योगों, कृषि कार्यों और परिवहन संसाधनों को विकसित करने के लिए नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसे हम काट नहीं सकते। नदी जल का अत्यधिक दोहन व इन जलाराशियों में कचरों का उत्सर्जन नदी की अत्यधिक सुंदरता को प्रदूषित कर रहा है आज के युग में। तो आज वैश्विक स्तर पर यदि हम लोग बात करेंगे तो ये चिंता का विषय हम सबों के लिए बना हुआ है, और साथ ही ऐसा करने से हमें रुकना होगा, समझना होगा, इस बात को जानना होगा, मानना होगा। तो जैसा कि हम आप सबको बता दें कि पटना स्थित गांधी सेतु भारत का सबसे लंबा 7 किलोमीटर सड़क पुल है, जिसका निर्माण 1984 में ही हुआ था। और गांधी सेतु किस नदी पर है, तो वही है। तो प्रदूषण बढ़ती आबादी के साथ जल का अनुप्रयोग भी तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है, और हमारे घरेलू कार्यों से लेकर औद्योगिक कार्य के लिए भी हमें अत्यधिक उपयोग संसाधन है, जबकि आज जल संसाधन का उपयोग आर्द्र कृषि के फसलों के लिए हो रहा है। और बाढ़ के समय नदियां विकराल रूप धारण कर लेती है। इस समय वह धरातल के सभी कचरे, मतलब अंधविश्वास जनित कचरे जिसको कहिए, औद्योगिक कचरे कहिए, ठोस कचरे कहिए, आत्मसात कर ले जाती है, जिससे जल की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है, और ऐसी स्थिति रही तो होती रहेगी। तो कृषि कार्य, प्रयुक्त उर्वरक, कीटनाशक, कीटनाशी, वस्त्र धोने के प्रयुक्त साबुन, सोडा और अपमार्जक तत्व घुलकर जल को प्रदूषित कर रहे हैं। मल जल का प्रवाह, मवेशियों की सफाई जैसे मानवीय अनुक्रियाएं जल को के प्रदूषण को बढ़ावा दे रही। तो मानवीय कार्यों के कारण उत्पन्न आपदा को दिखाया जा सकता है, समझ सकते हैं आप। तो वनों की अंधाधुंध कटाई से मृदा अपरदन की गति भी तीव्र हुई है, जिससे नदियों का प्रवाह मार्ग में तीव्र अवसादीकरण हुआ है, और ठोस अवसाद, कीचड़, रासायनिक कचरे
ये जो सारे बढ़ चुके हैं, इसके बढ़ जाने से जलीय जीवों का संकट बढ़ गया है और साथ ही बाढ़ का भी खतरा बढ़ता गया। तो इन सबों के लिए हमें संरक्षण की जरूरत है। संरक्षण संरक्षण जरूरी है। तो संरक्षण, नदी प्रदूषण ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और आज विश्व की अनेक देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो इस संकट की स्थिति से निपटने के लिए संरक्षण कार्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो संरक्षण का क्रियान्वयन व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र हित में अपरिहार्य माना जाता है। तो वनस्पति का विकास भी इस कड़ी में आ जाता है। अब कहिए कि वनस्पति के विकास से आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर रहेगा। वनस्पति का विकास, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। तो वनस्पति हमें प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में जीने में मदद करती है और शुद्ध वायु के साथ साथ हमें यह फल, औषधि, कीमती लकड़ियां भी प्रदान करती है। इनकी जड़ें मृदा को संगठित रखती है, जो नदियों और वायु द्वारा अपरदन की प्रक्रिया को निष्प्रभावी बना देता है। इससे न केवल नदियों के कटाव नियंत्रित होते हैं, बल्कि नदियों में अवसाद के प्रवाह पर भी अंकुश लग सकता है। तो वनस्पतियां वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर हमें ऑक्सीजन जैसे जीवनदायी गैस देती है, लौटाती है हमें, तथा पर्यावरण को संतुलित भी रखती है। तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से किसी राष्ट्र के कुल भूभाग का 33% भाग वनाच्छादी होना चाहिए। तो वर्तमान समय में भारत में मात्र 19.25% भूभाग ही वनाच्छादित है, जो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। तो वनों के क्षेत्रफल में कमी का प्रभाव वन प्राणियों पर भी पड़ा है और इसका आवास दिनों दिन छोटा होने लगा है। तो नदियों का संरक्षण, नदी संरक्षण भी जरूरी है। अब इस बात को भी जानना जरूरी है कि नदी संरक्षण से हमें क्या मिलेगा। तो नदी संरक्षण, नदियों में 90% जल का संसाधन मानसूनी वर्षा और हिमालय क्षेत्र में हिम के पिघलने के कारण होती है, लेकिन इसका अनिश्चित और अपरिमित वितरण बाढ़ और सुखाड़ जैसी प्रलयकारी समस्याएं भी पैदा। तो इन परिस्थितियों या आपदाओं से निपटने के लिए नागरिकों को जागरूक होने तथा सरकारी तंत्र को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता भी है। मतलब इंसान जो रह रहा है इस धरती पर, उसकी सरकार की भी जिम्मेदारी है। भारत सरकार ने गंगा कार्य योजना को 1985 में प्रारंभ किए थे, किंतु इसे 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया गया। अब इस संदर्भ में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की प्रथम चरण की समीक्षा के उपरांत कुछ सुझाव भी पारित किए। तो इन सुझावों और योजनाओं को देश के प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना अंतर्गत लागू किया गया। अब इस योजना के अंतर्गत 16 राज्यों में 27 नदियां ऐसी बह रही हैं। तो क्या उस पर कार्य करना गलत होगा या सही होगा, इस चीज को जानना हम सबों के लिए भी जरूरी है। तो कैसे जरूरी है, इस बात को जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो इस योजना के तहत 57 जिले प्रदूषण कम करने के लिए प्रयास कर रही है और प्रदूषण कम करने के लिए 215 योजनाएं को स्वीकृति प्रदान भी की गई है। तो जिसमें से 69 योजनाएं पूरी कर ली गई है और इस परियोजना के अंतर्गत लाखों लीटर जल शुद्ध करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस योजना के अंतर्गत झील संरक्षण कार्य को भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो इन सारी बातों पर ध्यान देने से हमें पता चलता है
ये पता चलता है हम सबों को कि आखिर हम सबों को करना क्या चाहिए। अब करने के साथ साथ हम सबों को सोचना भी पड़ेगा। तो प्रारंभ में दो झील पवई, महाराष्ट्र, ऊटी, तमिलनाडु को शामिल किया गया था। आज गंगा, यमुना, गोमती सहित अनेक नदियों पर इन तरह के संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो कृषि कार्यों में रासायनिक कीटनाशी, कीटनाशी, कवकनाशी के प्रयोग तीव्र गति से बढ़ रहा है। तो ये रसायन वर्षा जल के साथ साथ बाढ़ और जल में घुलकर नदी के जल को प्रदूषित कर रही है। तो इससे मैदानी क्षेत्र या अन्य कृषि क्षेत्र में पेड़ लगाकर नियंत्रित किया जा सकता है। इससे ठोस अपशिष्टों को रोकने में मदद हमको मिल सकती है, हमारे सरकार को भी मिल सकती है। तो राष्ट्रीय जल संग्रहण केंद्र का निर्माण, तो नदियों में जल का स्रोत वर्षा, हिमपात या हिमानी है और जल का वितरण समूचे प्रदेश में एक समान नहीं है। तो इससे सभी राज्यों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती। तो कई नदियों के संदर्भ में एक किसी राज्य का जल स्रोत पर एकाधिकार भी स्थापित हो जाता है। तो वही पड़ोसी राज्य आवश्यक जलापूर्ति से वंचित रह जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में जल वितरण को लेकर राज्यों के बीच विवाद भी उत्पन्न हो जाता है। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि वह राष्ट्रीय जल संग्रहण केंद्र की स्थापना करे और सरकार को आवश्यकता अनुसार जलापूर्ति करे। इससे न केवल राज्यों के विवाद को हल किया जा सकेगा बल्कि बाढ़ एवं सुखाड़ पर भी काबू पाया जाए। तो अंतर राज्य स्तर पर नदियों को जोड़ने की योजना और इस दिशा में प्रभावशाली नीति सार्थक होगी, लेकिन इसके कार्यान्वयन को लेकर अनिश्चितता का माहौल अब भी हर जगह पैदा ले चुका है और ले ही रहा है। क्योंकि सुध लेने की जरूरत है तो सुध ली नहीं जाती। तो मानव जीवन पर अपवाह तंत्र के प्रभाव क्या आते हैं, इसको जरा सा समझिए। नदी अपवाह क्षेत्र मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति की जननी है, लेकिन भारत के आर्थिक विकास में नदियों का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। नदियां आदिकाल से ही मानव जीवन गतिविधियों का साधन रहा है। तो नदियां विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृति, जन्मस्थली के साथ मानव सभ्यता को पालना भी है, इसका कार्य रहा है। तो नदियों के जलप्रपात जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र के साथ साथ पर्यटन का आकर्षण केंद्र भी। तो प्राचीन काल में सड़क एवं वायु मार्ग के साधन के अभाव में यह परिवहन का सर्वाधिक उपयुक्त साधन था। लेकिन आज जहां राष्ट्रीय जलमार्ग का विकास हो रहा है, वो सामरिक दृष्टि से भी नदियां आज उपयोगी हो चुकी है। तो नदियों के प्रवाह की वजह से कृषि भूमि आज 40% भूभाग जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। जो नदी घाटी, डेल्टा और तटीय क्षेत्रों में फैले हुए हैं, तो गंगा, सिंधु, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा और मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की प्रचुरता है। तो उत्तरी बिहार में कोसी, बागमती, गंडक आदि नदियां प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जलोढ़ का निक्षेप करती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। और मिट्टी की उर्वरता बनी रहने ही से ये जो बात है, ये आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक कि इस बात पर आप ध्यान नहीं देंगे कि मिट्टी रहेगी तो उपजाऊ जमीन रहेगा। तो वर्तमान परिवेश में नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजना का विकास हुआ है और इनमें से कुछ तो पूर्ण हो गए, लेकिन कुछ आज भी निर्माणाधीन है। तो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नदियों पर कई बांध लगाए गए हैं, जिससे मानव निर्मित नहर, झील का विकास हुआ है और ऐसे नहर और झील जीवों के लिए उत्तम है। ये क्रिया स्थली होने के साथ साथ पर्यटन को सुरम्य स्थल बनाती है और इन बांधों के बन जाने से बाढ़ पर नियंत्रण करने और नौकायन के मार्ग विकसित करने, जलीय जीव का प्रजनन करने, मृदा अपरदन रोकने, जल विद्युत उत्पन्न करने, वनों के विकास जैसी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को बल मिला। तो भाखड़ा नांगल जो सतलुज नदी की एक परियोजना है,
वो 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ साथ लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित भी करती है। टिहरी बांध परियोजना जो है ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है, जो 2400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है। और बिहार के अनेक परियोजनाएं प्रस्तावित है। सोन परियोजना को छोड़ से सभी घाटी की परियोजना अभी निर्माणाधीन है। तो पंडित नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। और नदियां अपने साथ साथ लाए गए अवसाद का निक्षेपण मैदान व घाटी में करती रही है, जिससे उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ जीवाश्म भी पाए जाते हैं। और ये जीवाश्म खनिज एवं खनिज तेल के स्रोत होते हैं। तो दामोदर घाटी क्षेत्र कोयला निक्षेप के लिए विश्व विख्यात है। और इसके अलावा नदी घाटी के क्षेत्र से महत्वपूर्ण और धात्विक खनिज जैसे लौह अयस्क, तांबा, सोना, क्वार्ट्ज आदि प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त नदियों के आसपास की जलवायु संशोधित हो जाती है, जो मानव बसाव को प्रेरित करती है। और उपरोक्त सभी पहलू मानव जीवन पर नदियों की सकारात्मक स्थितियों को दर्शाता है। और इन सुविधाओं को पाकर मानव उन्नति के शिखर पर पहुंचकर आज इन नदियों के अस्तित्व को खोता जा रहा है। तो आधुनिक प्रगति नदियों के अस्तित्व पर ही संकट आना नकारात्मक पक्ष को दर्शाता है। नदी एवं झील के जल को दूषित होना अंततः मानव सभ्यता के विनाश का ही वातावरण बनता है।